नमस्कार। कड़क देख रहे हैं आप। बड़ा सवाल ये, क्या रूस और यूक्रेन के बीच चल रही 3.5 साल से लंबी जंग क्या खत्म हो जाएगी? वर्ल्ड वॉरियर में बात आज इसी पर होगी। खास बात ये कि ट्रंप ने जो अपने 28 सूत्रीय कार्यक्रम यूक्रेन को दिया, क्या यूक्रेन उस पर सहमत होंगे? क्या पुतिन उस पर सहमत होंगे? हालांकि ये कहा जा रहा है कि पुतिन को ये जो आइडिया है ट्रंप का, ये भा गया है, लेकिन जेलेंस्की ने इसमें अड़ंगा लगा दिया, क्योंकि जेलेंस्की को भी लगता है कि कहीं उनके सारे जो एरिया हैं वो रूस को ना सौंप दिए जाए। तो हमारे साथ आयुष हैं इस मसले पर बात करने के लिए। आयुष, बताइए 28 सूत्रीय एजेंडा क्या है और क्या जेलेंस्की क्या रिएक्ट कर रहे हैं इस पर? देखिए, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि रशिया को लगभग हाँ करवा ली गई है, पर जेलेंस्की मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई रशिया ने जितने हिस्से पर कब्जा किया है यूक्रेन के, उसमें डोनेट्स्क है, लुहांस्क है ना, ये सारे इलाके हैं। अब कायदे से ये सब यूक्रेन के हिस्से हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा है कि भाषाई मेजॉरिटी रशियन बोलने वाली है यूक्रेनियन के बजाय। अब उस वजह से रशिया कहता है कि नहीं, ये इलाके हमारे हैं, और वहाँ पे रशिया की अभी आउटपोस्ट बनी हुई है। लेकिन ये जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, इनका दावा है कि ये तो यूक्रेन की अस्मिता का सवाल है, इनकी राष्ट्रवाद का सवाल है, और अगर ये चले जाते हैं रशिया के पास तो ये मतलब एक तरह से उनका राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। एक जो राष्ट्रवादी छवि उन्होंने गढ़ी है इस पूरे समय के दौरान, ये पूरी खराब हो सकती है। लेकिन बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि चाहे आप युद्ध की बात करें, चाहे आप शांति की बात करें, फायदा हर जगह अमेरिका अपना देख लेता है। पहले अगर युद्ध होता है तो अमेरिका जो वॉर के लिए जो जितने भी वेपन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो अपनी इंडस्ट्री के थ्रू वहाँ पे भरता है, तो वहां से वो कमाई करता है। उसके बाद अगर शांति होती है तो इन्वेस्टमेंट और रीडेवलपमेंट के जो सारे काम हैं उससे अमेरिका अपना वो करता है। अब इसमें जो बहुत चरणबद्ध तरीके से आया है, इसमें दो चीज़ सबसे गौर करने वाली ये होंगी कि ये किया गया कि अगर रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है इस अग्रीमेंट के तहत, अगर सब अब तक जो कुछ हुआ इसको रद्द माना जाएगा, इसके बाद सब कुछ जीरो से शुरू करने की बात कही गई है। और अगर रशिया अटैक करता है तो वापस से उस पर सारे सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। जो यूरोपियन यूनियन है, जो अमेरिका है, वो सारे इसका बराबरी से मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर यूक्रेन अटैक करता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रोविजन रखा है कि हम जो है यूक्रेन को जितनी भी मदद दी जा रही है, जो उसको रियायत दी जाएगी, जो यूरोपीय यूनियन में उसको विशेष पैकेज दिया जा रहा है, वो सब रोक दिया जाएगा। मतलब एक तरह से उन्होंने दोनों की चाबी अमेरिका ने अपने हाथ में रखी। लेकिन क्या आपको इससे लगता है कि कहीं बात ये आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि जो रूस और यूक्रेन की बातचीत अभी तक सीधे फेस टू फेस स्तर पर कहीं नहीं हुई। लास्ट टाइम जब इस्तांबुल में बैठक हुई थी उसमें रूस था, जेलेंस्की नहीं थे। इस बार फिर अंकारा में बैठक होने वाली है, उस बैठक में भी जो जेलेंस्की हैं वो विटकॉफ से बात करेंगे, लेकिन वहाँ भी जो रूसी जो हैं जो आएगी टीम, वो भी अमेरिका से बात करेगी। तो अमेरिका बीच में मीडिएटर है, लेकिन अमेरिका क्या खेल रहा है? क्योंकि अमेरिका खुद ही नहीं चाह रहा कि रूस और यूक्रेन मिलकर आपस में बात करें। अब देखिए, जैसे आपने कहा कि रूस यूक्रेन से फ़ायदा उठा रहा है, उनके माइंस पर रूस को कब्जा करने की बात थी कि यूक्रेन अपना बड़ा हिस्सा माइंस का उनको देगा। तो क्या ऐसा है कि अमेरिका अगर 80% यूक्रेन को दे रहा है तो 200% वो यूक्रेन से भी ले रहा है? बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका ने ये भी कहा गया है कि जो यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधन है, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उसका अमेरिका को राइट मिलेगा इस्तेमाल करने का, दोहन करने का। यानी एक तरह से आप जो है यूक्रेन की जो प्रॉपर्टी है जिस पर यूक्रेन के लोगों का हक होना चाहिए, जो उनके बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो, उसको सब अमेरिका निकालेगा। तो फायदा तो अमेरिका का ले, जैसे सपोज चाइना जो कर रहा है पाकिस्तान में, कुछ वैसा ही अमेरिका करना चाह रहा है यूक्रेन में। और ये सारी जड़ जो है ये मतलब अमेरिका की तो लगाई हुई है। अमेरिका ने ऑप्शन दिया यूक्रेन को कि आप नेटो का मेंबर बनिए। और इसमें बहुत एक बड़ा पॉइंट ये रखा गया है, हमारे अगर दर्शक ध्यान दें, कि नेटो का कभी मेंबर नहीं बनेगा यूक्रेन। इस बात को क्लियर कर दिया गया है। फिनलैंड और पोलैंड के वहां पर नेटो की सेनाओं के जो एयरक्राफ्ट होंगे वो तैनात होंगे। इसके साथ ही जो यूरोपीय यूनियन होगी उसके नियम यूक्रेन में लागू होंगे। और ये भी कहा गया है कि भविष्य में कभी भी रशिया अटैक नहीं करेगा और न ही यूक्रेन अटैक करेगा। तो मतलब अब तक आपने 3.5 साल में जो लाखों लोग मारे गए हैं, जो लोग तबाह हुए हैं, जो युद्ध अपराध हुए हैं, वो सब मतलब तो मतलब इसका यही है कि इतने साल से जो ये चल रहा था कि जिस वजह से युद्ध की आग भड़की कि नेटो का मेंबर हो जाएगा यूक्रेन, और यूक्रेन को लग रहा था कि नेटो के सारे फायदे मिलेंगे, वो कहीं नहीं मिल रहा। वो बस आपको दिखाने के लिए, ललचाने के लिए था। और उसके बदले में क्या हुआ? नेटो से कुछ मिला नहीं। अमेरिका ने अपने हथियार दे दिए, टेस्ट किया, एग्जीबिशन लगा दिया अपने हथियारों का, पैसे दे दिए। तबाह कौन हुआ? यूक्रेन। इसमें एक बड़ी बात और मैं बताना चाहूँगा, जो बात कर रहे थे आपकी, यूक्रेन का कितना हिस्सा है, करीबन 20% हिस्सा जो है यूक्रेन का वो रूस के कब्जे में है, जिसमें जेप्रोजिया है,
लुहांस्क है, डोनेस्क है। जेप्रोजिया में खास बात है, परमाणु सेंटर रूस ने बनाया हुआ था। और रूस क्या कर रहा है पिछले कुछ समय से, जितने एनर्जी सेंटर हैं यूक्रेन पर, उन पर हमला कर उनको रहा है। टारगेट कर रहा है। उसका ये कहना है कि पूरा मैं ब्लैकआउट कर दूंगा यूक्रेन को, कि मतलब रोशनी के लिए यूक्रेन तरस जाएगा। और उसने ये भी धमकी दी थी कि अगर अमेरिका अपने जितने नए जहाज भेजता है तो वो उनको नष्ट कर देगा। तो इसका मतलब समझिए कि रूस भी कोई बैकफुट पर नहीं है। रूस को पता है कि यूक्रेन अभी भी करीबन उसके पंजे में है। तो इस जो संधि अगर हो भी जाती है, मान लीजिए, आपको लगता नहीं है कि इसमें ज़्यादातर जो जीत होगी या ज़्यादातर हिस्सा जो तो ज़्यादा फायदा होगा वो रूस को होगा, यूक्रेन को बहुत कम फायदा बिल्कुल, होगा। क्योंकि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए जाएंगे उनको चरणबद्ध तरीके से हटाने की बात कही गई है। अब सैंक्शन हटेंगे तो उनकी इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत बिल्कुल, होगी। हाँ। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो एनर्जी है, जो आपने जपोर्जिया वाला जो प्लांट का है, उसमें बराबरी के हक से जो है दोनों देश उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी एनर्जी रिसोर्सेज बराबर बट गए हैं, अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है रशिया की, और रशिया ऑलरेडी ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है, उसके पास ज्यादा मिनरल्स हैं, ज्यादा गैस हैं, और वो सब आपको यूरोप को सप्लाई करता है। तो रशिया के हाथ में तो फायदा ही फायदा ना, दोनों हाथों में लड्डू हैं। और यूक्रेन को आपने अपने युद्ध का मैदान बना दिया। हाँ, बिल्कुल। यूक्रेन की तो मतलब कि उसने एक उम्मीद देखी थी कि नेटो में क्या पता अगर हम शामिल हो जाते हैं तो हमारे भविष्य के लिए रशिया के हमले से हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वो सब तो कुछ हुआ नहीं ना आपने अपना वादा पूरा किया, ना वहां के लोगों ने जो चीजें अब वो देश आप उसका ज्योग्राफिकल एरिया भी घटा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए यूक्रेन इतना बड़ा देश है, विशाल देश है, करीबन उसका 20% हिस्सा, अगर आप ये समझिए कि आप जो वर्ल्ड वॉर के समय में जैसे जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था, रूस के साथ भी यही स्थिति हो जाएगी यूक्रेन के साथ। अब यूक्रेन क्या इसको एक्सेप्ट करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यूक्रेन, मुझे लगता है कि हर हाल में यूक्रेन की हार होगी, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि अमेरिका उनकी मदद करेगा, तो अमेरिका जितने भी पैसे, जितने भी फंडिंग देता है यूक्रेन को, वो तो उसका पुनर्निर्माण में खर्च हो जाएगा। हाँ। मतलब आपको उस लेवल तक वापस आने में, जीरो तक पहुंचने में आपको बहुत साल लग जाएंगे, करीब 10-15 साल आराम से लगेंगे। लेकिन सर, इसकी क्या गारंटी है कि ये जो संधि अगर लागू हो जाती है तो ये टिकी रहेगी? हाँ, ये बिल्कुल है। कल को ट्रंप नहीं रहे तो क्या होगा? कल को ट्रंप नहीं रहे, और जिस देश ने अपना 20% हिस्सा गंवाया है, तो जाहिर सी बात है उस देश की सरकार के अंदर, वहां के लोगों के अंदर गुस्सा तो होगा। वो सब चीजें नॉर्मल तो नहीं होने वाली। तो कहीं ना कहीं मतलब आप फ्यूचर के लिए एक स्कोप छोड़ कर रख रहे हैं कि फ्यूचर में इसको इंस्टिगेट कर सकते हैं जब चाहे हम। अगर यूक्रेन ने अपने मिनरल रिसोर्सेज अमेरिका को यूज करने से मना कर दिए, तो आप वापस से उस चीज को भड़का सकते हैं और उसको युद्ध का मैदान फिर से बना सकते हैं। और उस समय ये हालत होगी कि शायद नेटो भी उनका समर्थन में ना आए। नेटो ने तो हाथ खड़े कर दिए ना सर। तो इसका मतलब यही आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन के लिए अभी स्थिति बहुत डावाडोल वाली है। अगर वो अग्रीमेंट करता है तो भी फायदा है, वो तो भी उसे नुकसान है, और अगर अग्रीमेंट नहीं करता तो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात ये कही है, जैसा पुतिन लगातार कह रहे हैं कि जेलेंस्की को वो हटाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वहां पे कोई रशिया के समर्थन वाला राष्ट्रपति चुन करके आए। तो एक सबसे बड़ा पार्ट ये रखा गया है कि जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर जो यहाँ पे इलेक्शन कराए जाएंगे, और अगर इलेक्शन होते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि जेलेंस्की टिकी रहे, कोई दूसरा भी आ सकता है। तो एक तरफ आप वहाँ के लोगों का जो नेता है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, रिजीम चेंज चाह रहे हैं, मतलब हर तरीके से आप यूक्रेन में अपने प्यादे बैठाना चाह रहे हैं। या तो प्यादा अमेरिका का बैठेगा या प्यादा रशिया का बैठेगा। तो यूक्रेन के लोगों की जो मेन समस्या है, या जो लोग 3.5 साल से बेघर हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, उनकी आवाज कौन सुनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप देखिए अगर रूस और जो जैसे जिनके विटकॉफ और दिमित्रिव के बीच में बात हुई थी, उनके बीच में एक सीक्रेट डील हुई थी, इसके बारे में उन्होंने कहा है। अब अगर इनके बीच की डील ये कहीं ये हो जाए कि यूक्रेन में दोनों का मिला जुला कोई एक ऐसा आदमी कैंडिडेट खड़ा होता है आने वाले चुनाव में, क्योंकि याद कीजिए जो रूस ने क्राइमिया के साथ क्या किया था, उसने पहले क्राइमिया को पूरा तबाह किया, मलबा बना दिया पूरे गाजा की तरह। उसके बाद फिर उसने उसको डेवलप किया, और क्राइमिया में किसको बिठाया? रंजन किद्रोव को। किद्रोव जो पुतिन का सबसे बड़ा राइट हैंड माना जाता है, बाद में हटा दिया गया। तो क्या यही स्थिति पुतिन यूक्रेन में भी चाहते होंगे? और अगर क्या कोई कैंडिडेट ऐसा पुतिन खड़ा करते हैं, चाहे वोट रिगिंग हो जाए, जो भी तरीका हो, और अगर उसमें ट्रंप उनकी हामी भर देते हैं, तो इसका मतलब है जेलेंस्की के लिए आने वाला सफर बहुत मुश्किल होगा, और शायद यूक्रेन उनके हाथ से निकल भी जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूक्रेन के आगे मतलब कुआं और खाई वाली हालत है। क्या आपको लगता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मतलब यूक्रेन को आपने कोई उम्मीद की किरण तो नहीं दिखाई है। कहने का मतलब ये है, जहां पहले जब जेलेंस्की व्हाइट हाउस में बातचीत करने के लिए गए थे, उस तरह
जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने और जेडी वेंस ने उनको झड़काया हाँ, था, हाँ, बिल्कुल। मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस लहजे में बात कर रहे हैं। वो जाहिर सी बात है एक उम्मीद के साथ गएंगे, और जो देश 3.5 साल से युद्ध झेल रहा है, तो हल्का सा उसके राष्ट्रपति के या उस देश के अध्यक्ष की भाषा में थोड़ी सी झिझक होगी, थोड़ी सी झुंझलाहट होगी, लेकिन उस झुंझलाहट को आपको जो है शांत तरीके से बातचीत करनी थी। आप उनकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, और शायद डोनाल्ड ट्रंप को लग गया कि आप इनको अभी और ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेलेंस्की ने अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। अगर अमेरिका साथ नहीं होता तो वो यूरोप से मदद मांगते हैं, वो इंग्लैंड से मदद मांगते हैं, फ्रांस से मदद मांगते हैं। तो अगर उनको वहां उम्मीद दिखती है, तो ट्रंप को ये साफ साफ पता चल गया है, या अमेरिका को पता चल गया है कि अपनी दाल अब ज्यादा देर तक नहीं गलेगी। तो शायद उन्होंने भी जानबूझ करके जेलेंस्की को हटाने के लिए वहां पे इलेक्शन का प्रस्ताव रखा है। हो सकता है ये बिल्कुल हो, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जेलेंस्की जो है वो, उन्होंने कहा हम झुकेंगे नहीं, उधर पुतिन झुकने वाले हैं नहीं, और पुतिन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ है कि वो चाहते हैं जेलेंस्की हट जाए। अब जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है वो नेटो देश को कैसे अपने साथ लाएं, अमेरिका को अपने साथ कैसे लाएं, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि जो नेटो है वो पुतिन के खिलाफ बयान दे, और पुतिन की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी स्थिति है अभी, जो वो बोलते हैं हम तो नेटो को भी नहीं छोड़ेंगे, वो तो यूरोपियन यूनियन को धमका देते हैं। ऐसी हालत में अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब अभी जो अंकारा समिट होने वाला है जिसमें जेलेंस्की जाएंगे, उसमें नया कदम क्या उठेगा, क्या रूस संधि के लिए राजी होगा, क्या रूस उन जगहों को छोड़ेगा जो उसने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया है, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें और क्या खबरें होंगी, क्या अपडेट होगा, वो हम वर्ल्ड वॉरियर में आपको लगातार बताते रहेंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और किस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं ये कड़क पर हमें जरूर बताएं। देखते रहिए आप वर्ल्ड वॉरियर।